आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 4 फरवरी है। आज भी हम जैसा रोज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जिनका संबंध समसामयिक विषयों से होता है और हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। और इन परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से इन करंट अफेयर्स से या इन समसामयिक विषयों के बेसिक पोर्शन से बनते हैं जिस पर हम रेगुलर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, एक्सप्लेनेशन को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के कल के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की थी। तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फोरम जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है ये। तो आज चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शंस में शिक्षा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो नारी शक्ति पुरस्कार हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई कि हर साल 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और ये पुरस्कार भारत में कौन देता है, नारी शक्ति पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस बार 2021 में इस की थीम जो रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। तो अभी 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसके अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसमें कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के और लड़कियों के जो एक योगदान रहे स्वास्थ्य देखभाल में और अन्य क्षेत्रों में, उनको रेखांकित करने के अवसर पर उसको रेखांकित करने के लिए ये थीम रखी गई है। किस अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अभी ये समाचारों में इसलिए बना रहा क्योंकि नारी शक्ति पुरस्कार के लिए भारत में आवेदनों की जो तारीख है, नामांकन की जो डेट है, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है चेन्नई, पारादीप, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में शुरू किया गया और ये हाइब्रिड मोड में है, यानी कि आभासी मोड में, वर्चुअली भी किया जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा रहा है। तो ये 3 दिवसीय मेगा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह ने, उन्होंने किया है। तो एरो इंडिया जो है एक प्रदर्शनी है, एक शो है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है और ये 1996 से हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है और इसके साथ साथ जो देश के रक्षा उत्पाद हैं उसको भी बढ़ावा देना है और निजी निर्माताओं को भी प्रोत्साहित करना है। यानी कि रक्षा उत्पाद से संबंधित जो आर्थिक विकास है या जो हम बिजनेस करते हैं दूसरे देशों के साथ, उसको बढ़ावा देना इसमें शामिल है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। भारत के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभी नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली हाट में। इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली हाट में, आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक कला को प्रदर्शित करना शामिल किया गया है। इस समारोह में 20 राज्यों से हजारों आदिवासी कारीगर और कलाकारों द्वारा
भाग लिया जाएगा और इस दौरान आदिवासी समुदाय अपनी समृद्ध परंपरा संस्कृति की झलक भी झांकियां भी प्रदर्शित करेंगे। और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये किया जा रहा है। और मंत्रालय के तहत ट्राइफेड आदिवासी लोगों के जीवन और परंपराओं के संरक्षण के अलावा आदिवासी लोगों के आय और आजीविका में सुधार के लिए काम करता है। यानी कि ट्राइफेड का काम जो है कि आदिवासी लोगों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसका उत्पादन किया जाता है, उनका उचित मूल्य बाजार में उपलब्ध कराना। यानी कि ट्राइफेड उनसे उन वस्तुओं को खरीदती है और उसे बाज़ार में उतारती है, ट्राइब्स इंडिया के नाम से बाज़ार में उतारती है। तो इसी के साथ देखें तो जो ट्राइफेड है यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी संस्था है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करती है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। और ये सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत इसकी स्थापना की गई। ये आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं के खुदरा आउटलेट्स ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से खरीदकर आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आजीविका प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राजेश्वर शंकराचार्य, दलाई लामा, नारायण स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दलाई लामा। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट को लॉन्च किया और इसमें 130 उदाहरण शामिल हैं जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। दलाई लामा एक उपाधि है जो तिब्बती लोगों के द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हैट स्कूल के आध्यात्मिक नेताओं को दी जाती है। तो दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है, दलाई लामा क्या है? एक उपाधि होती है जो तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हैट स्कूल के आध्यात्मिक नेताओं को प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है वो कौन है? तेंजिंग ग्योत्सो। तो अभी दलाई लामा का क्या नाम है? तेंजिंग ग्योत्सो, जो अभी 14वें दलाई लामा है और ये भारत में एक शरणार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तेंजिंग ग्योत्सो का जन्म 1935 में हुआ था और उन्हें जीवित बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का एक कंसेप्ट है जो कि महायान बौद्ध संप्रदाय के लोगों में बोधिसत्व के कंसेप्ट आए। बोधिसत्व का जो होते हैं, बोधिसत्व अपनी मोक्ष को रोककर, अपने निर्वाण को रोककर दूसरे लोगों के निर्वाण को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो ये बोधिसत्व का कंसेप्ट है जो कि अवलोकित ईश्वर का एक अवतार माना जाता है बोधिसत्व को। तो अभी जो दलाई लामा होते हैं उनको बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। यानी बोधिसत्व कौन? जो अवलोकित ईश्वर के अवतार हैं, यानी कि जो बोधिसत्व के अवतार हैं जो जिन्होंने अपने निर्माण को रोककर दूसरे लोगों को मोक्ष देने यानी कि निर्वाण देने के लिए कार्य किया है। तो अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है उनका नाम क्या है? तेंजिंग ग्योत्सो उनका नाम है। और दलाई लामा क्या होती है? एक पदवी होती है, एक उपाधि होती है किसमें? बौद्ध धर्म में। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि मित्रा योजना जिसकी घोषणा हाल के केंद्रीय बजट में की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, रक्षा, ऊर्जा या कपड़ा? तो इसका आंसर होगा कपड़ा के क्षेत्र से ये संबंधित है मित्रा। कि अभी केंद्रीय बजट 21-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी कि मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना की घोषणा की। और ये योजना प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अतिरिक्त शुरू की गई है और इसका उद्देश्य उद्योग में, इंडस्ट्रीज़ में एक कंपटीशन को बनाने में मदद करेगा, कंपटीशन को पैदा करना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना इसका उद्देश्य होगा। और ये योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का भी उद्देश्य रखा गया है। तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन है चेन्नई, पारादीप, बेंगलुरु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। तो केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन के लिए स्थापित एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। आर्द्र भूमियों के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर जो स्थापित किया जाएगा भारत में पहला, वो कहाँ? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। और ये कंजर्वेशन सेंट्रल सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल
सेंटर है, राष्ट्रीय केंद्र है, उसका हिस्सा होगा। और ये नेशनल सेंट्रल जो सेंटर में हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके तहत एक संस्था के रूप में ये कार्य करेगा। इसी के साथ देखा जाए तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो पानी से भर जाते हैं और कुछ समय तक या तो स्थायी रूप से पानी से भरे रहते हैं या फिर कुछ समय पानी में भरे रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से पानी हट जाता है। यानी कि दलदली क्षेत्र होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन सिंकर का कार्य करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भी सहयोगी होते हैं। पूरी भूमि पर जो दलदली भूमि है या आर्द्र भूमियाँ हैं उनका फैलाव केवल 3% तक देखा जाता है और वो 3% पे जितने वृक्ष हैं उनके मुकाबले 2 गुना अधिक कार्बन को सिंक करके यानी कि अवशोषण करके कार्बन का अपने पास नियंत्रित रूप से रख सकते हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमियाँ जल के शोधन में सहायक होती हैं। इसके अलावा जल भंडारण के लिए कार्य करती हैं और जो तटीय रेखा है उसको एक स्थायित्व प्रदान कराती हैं। और उसके अलावा आर्द्र भूमियों में इसके अलावा देखें तो जो आर्द्र भूमियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर जैव विविधता भी पाई जाती है जो महत्वपूर्ण होती है। यदि आर्द्र भूमियों को समाप्त कर दिया जाए या आर्द्र भूमियां धीरे धीरे खत्म हो जाए तो बड़े पैमाने पर जैव विविधता की भी हानि होगी और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो हमारे पास एक प्राकृतिक संसाधन है, एक प्राकृतिक साधन है, उसकी भी हमें हानि होगी। तो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 1971 में रामसर के ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन किया गया जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। और इस कन्वेंशन में विश्व के कुछ प्रमुख आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई किया गया। भारत इसमें 1982 में जाकर शामिल हुआ, 1982 में जाकर शामिल हुआ और भारत का पहला जो आर्द्र भूमि घोषित रामसर लिस्ट में जोड़ा गया आर्द्र भूमि था वो चिल्का झील था। चिल्का लेक ओडिशा में स्थित है, वह इसका क्षेत्र था। चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन है शिवांगी सिंह, आयशा अजीज़, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी। तो इसका आंसर होगा आयशा अजीज़। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आयशा अजीज़ और इन्होंने देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है जिनकी आयु 25 वर्ष है और इन्होंने 2011 में सबसे कम उम्र के स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली छात्रा भी बनी थी और उस समय इनकी आयु केवल 15 वर्ष ही थी। तो इसी के साथ हमने देखा कि रूस के सकोल एयरबेस में इन्होंने MiG-29 भी उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। तो अभी देश की पहली महिला पायलट जो सबसे कम उम्र की हैं वो कौन है? आयशा अजीज़ हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है सौरभ गांगुली, जय शाह, रोहन जेटली या पंकज सिंह। तो इसका आंसर होगा जय शाह। जय शाह को अभी एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया जो कि BCCI के सचिव भी हैं। इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्होंने जय शाह ने किसकी? नजमुल हसन की जगह ली है। एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना जो की गई, परिषद की स्थापना जो की गई थी वो 1983 में की गई थी और इसका मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका? एशियन क्रिकेट काउंसिल का उद्देश्य क्या है कि एशिया के क्षेत्र में ज़्यादा क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देना है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया था? ऑप्शन है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, भारत बजट ऐप, इंडिया बजट ऐप 2021, आम बजट 2021-22। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने और उन तक जानकारी को पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी
उपलब्ध होगी और इसमें पूरे संपूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण और उसके साथ साथ अनुदानों की मांग और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने में भी सुविधा होगी। अपने अगले प्रश्न में, जो इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, कि वह पूर्वोत्तर राज्य जहां असम राइफल्स द्वारा अपनी तरह का प्रथम युद्ध स्मारक स्थापित किया गया। ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में अपनी तरह के प्रथम युद्ध स्मारक केंद्र की स्थापना की है। और असम राइफल्स देखें तो असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसे कछार लेवी नामक उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना हमें ना भूलें। धन्यवाद।